सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के बच्चों, आज हम फिर से एक ग्रामीण अधिवास पर बात कर रहे हैं। ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रकारों के बारे में यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रकारों में जो बस्तियाँ हैं ग्रामीण की, उन्हें कहते हैं, जैसे सबसे पहले कहते हैं संगुच्छ बस्तियाँ। जैसे इन्हें एकत्रित या अकेंद्रित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इन बस्तियों में संकरी जुड़ी हुई सड़कें घरों की दो कतारों को पृथक करती हुई रहती हैं। आवास गृहों के संगुच्छक सामाजिक विसंयोजन यानी जाति के गत आधार पर होते हैं और इसके कारण ये बिखरे हुए हो सकते हैं, जैसा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में दिखाई देता है। यहाँ कुछ प्रमुख जातियाँ हैं जिनके पल्ली या ग्राम बने होते हैं और जो गांव के मुख्य केंद्र से दूर होते हैं। ये द्वितीयक बस्तियाँ जैसे पारा, नंगला, ढाणी नगर से भी जानी जाती हैं। संगुच्छ बस्तियाँ ज़्यादातर आपको उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में, उड़ीसा में, महानदी कावेरी वगैरह के बेसिन क्षेत्रों में, कर्नाटक के मैदानी भागों में, आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा क्षेत्र हैं उनमें, तथा असम व त्रिपुरा के पूर्वी भागों में फैली हुई दिखाई दे सकती हैं। इन बस्तियों की जो बसाव योजना है और जो प्रतिरूप है वह कई तरह के होते हैं। जैसे रेखिक प्रतिरूप जैसे सड़क या नदी के किनारे किनारे दोनों तरफ साथ साथ गाँवों का बसना अक्सर देखा जाता है कि या तो सड़क हो या नदी की दो पार्ट हों, नदी के दोनों किनारों पर हों। इस तरह में रेखिक पर जो एक रेखा के किनारे किनारे घर बसते हैं। दूसरा आयताकार प्रतिरूप, जिसमें ये मतलब एक सामान्य है, क्योंकि आयताकार क्षेत्र में जो विकसित होते हैं गांव वो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा में निकलते हैं। तो इन एरियाज़ में जैसे आप देखेंगे कि जब आयताकार प्रतिरूप के मध्य में एक खुला स्थान रखा जाए तो उसको खोखला आयताकार कहते हैं। और अगर आयत के अनुसार कि दो भुजाएं लंबी हों और दो भुजाएं छोटी हों, उस आधार पर गांव का बसावट देखने को मिलती है, तो वो आयताकार आधार पे होती है। और ऐसे जो गांव हैं उनके जैसे पुराने किले या कोई टीला या बीच में तालाब, ऐसी चीज़ होने पर उसको बीच में छोड़ते हुए चारों तरफ गांव के घर बन जाते हैं। अब आपके गोलाकार प्रतिरूप में जैसे यमुना पार के जो ज़िले हैं, मालवा है, पंजाब है, गुजरात है, इनमें जितने भी गांवों का बसाव है वो गोल आकार है। और इसमें घर की बाहरी दीवारें जो होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई और बाहरी भागों पे देखने पर ऐसा दिखता है जैसे दीवारों से घिरे हुए बाड़े टाइप दिखाई देते हैं। गोलाकार प्रतिरूप में सुरक्षा के उद्देश्य से किए गए अधिकाधिक जो कार्य होते हैं वो समूह के एक स्वाभाविक परिणाम है। पंजाब और इधर एक काफ़ी डिस्टर्ब रहा है पंजाब का एरिया, जहाँ अक्सर आतंकवाद और ऐसी घटनाएं होती रही हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो बसावट है वो पास और एक घर से दूसरे घर जुड़े हुए, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो एक घर से कूद कर दूसरे घर पे जाया जा सके और अपनी सहायता के लिए पुकार की जा सके। फिर खोखला गोलाकार में वही जैसा आयताकार में है कि बीच का कोई एक हिस्सा खाली छोड़ा जाए। किसी भी कारण से उनमें मध्य अगर खाली छूट जाता है या छोड़ा गया है तो उसको आप खोखला गोलाकार कहते हैं। फिर आपका स्क्वायर यानी चौकोर, एक्चुअल में ये आयताकार का ही एक रूप है। बस आयताकार में क्या होता है कि दो लंबी भुजाएं होती हैं और फिर शुरुआत में और लास्ट में कम घर बसे हुए होते हैं। अब इसमें लगभग सभी तरफ चौकोर प्रतिरूप में चारों कोने जब जाके हम कवर करते हैं तो चारों कोनों पर यहाँ बसावट दिखाई देती है। और ये वर्गाकार रूप में जो पुरानी दीवार जैसे
तालाब, सड़क, इनका योगदान होता है। फिर आपका होरिंग बोन प्रतिरूप, यह प्रतिरूप एक आयताकार क्षेत्र में मुख्य सड़क के सभी उपसड़कें जो होती हैं वो एक निश्चित कोण पर मिल जाएं, तो इस प्रतिरूप को स्पष्टतः मुख्य सड़क के असामान्य महत्व का परिणाम होता है, जैसे उपमार्गों की सहायक प्रकृति, यानी जितने भी मार्ग वहाँ निकल रहे हैं वो एक किसी स्थान पर आकर जुड़ते हों। फिर है आपका अरीय प्रतिरूप, इसके अंतर्गत कई सड़कें एक केंद्र की ओर आकर मिलती है, यानी जहाँ से भी आप जाएंगे बीच के रास्ते पर सारी सड़कें आकर समाप्त होगी, चाहे वहाँ बीच में पंचायत भवन हो, कोई तालाब हो, कोई मंदिर हो, कोई मार्केट डेवलप हुआ हो। तो जैसे सर्कल जो एक बीच का होता है उसमें आपकी सारी सड़कें आकर मिल जाती है। फिर अर्श्व बहुभुज प्रतिरूप, इसे आयताकार और गोलाकार प्रतिरूपों के मध्यवर्ती के रूप में पहचाना जा सकता है। गोलाकार प्रतिरूप से ही ये विकसित होता है, और यहाँ जो बहुभुज होता है इस तरह की गोल से आगे 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 काफ़ी सारी भुजाएं निकालते हुए, यानी उसमें काफ़ी सारी दिशाओं में बसावट आपको देखने को मिलती है। फिर आपका अश्वपादाराप, यह है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में बड़ी संख्या से पाया जाता है। जो पर्वत के पदीय क्षेत्र होते हैं उन एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। गोल कटकों के आधार पर, या जैसे पहाड़ी के नीचे पद भाग में, पहाड़ी के पदीय भाग में आपके ये कुछ घर बनाकर आपको गांव की तरह देखने को मिलेगा, जो एक चाप के रूप में देखने को मिलता है, जैसे कि इनका आकार जो होता है एक मोटे चाप के रूप में होता है। फिर द्विकेंद्रीय प्रतिरूप, जैसे एक दूसरे के बहुत अधिक निकट यदि दो गांव का समूह बसता है जिसमें एक दूसरे का विकास एक दूसरे के उपनिवेशीकरण के आधार पर हुआ दिखाई देता है। एक गौण भौतिक अवरोध जैसे नाला, तालाब, उपगिरी या टीला पर, और दूसरा आपका मेन, तो ये दोनों मिलके ये आपका द्विकेंद्रीय, जिसमें दो केंद्र महत्वपूर्ण हैं, दो केंद्रों के आधार पर गांव बसा हुआ है। फिर आपकी है अर्ध संगुच्छ बस्तियां, इन्हें आंशिक एकत्रित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो संयुक्त केंद्रक के रूप में पहचानी जाती हैं। जैसे बिखरी हुई बस्ती के मध्य में एक खाली उसके एक ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ वो बिखरे हुए प्रतिरूप बसे हुए हैं, जैसे एक रिंग, अंगूठी, या जैसे नदी की धारा के साथ साथ जिधर धारा बह रही है उसके साथ साथ आवास गृह बने हुए हों, और इसमें रेखीय संगुच्छ कह सकते हैं उसको। इस प्रकार की बस्तियां हमारे भारत में मणिपुर, छोटा नागपुर क्षेत्र में नदी के किनारे पाई जाती है, और नागालैंड में ऐसी बस्तियां पर्वतों के शीर्ष पर दिखाई देती हैं, जिनके चारों ओर किलेबंदी की जाती है। और ये इस प्रकार की जो बस्तियां हैं मछुआरों के गांव के रूप में हो सकती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है शतरंज प्रणाली प्रतिरूप। इसमें कुछ बड़े आयताकार गांवों की एक विशेषता है जो सामान्यतः दो सड़कों के मिलन स्थल पर बसे होते हैं। गांव की सड़कें समकोण पर एक दूसरे से मिलती हैं या एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो ये ध्रुवीय अक्षों पर बसने की प्रवृत्ति का परिणाम होता है। यह प्रतिरूप सामान्यतः उत्तरी मैदानों दक्षिण भारत में पाया जाता है। फिर दीर्घ प्रतिरूप, यह आयताकार प्रतिरूप के दीर्घ होने का परिणाम है, यानी उदाहरणार्थ हम गंगा के मैदानों में बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में आयताकार प्रतिरूप असामान्यतः उच्च भूमि के साथ साथ दीर्घ होता जाता है। इसके अलावा नदी तट द्वारा मिलने वाले लाभ, वहाँ जो अवस्थिति के कारण लाभ मिलते हैं
वो इस प्रकार से विकसित करने में प्रोत्साहन देते हैं। फिर पंखा प्रतिरूप, इस प्रकार का प्रतिरूप वहाँ विकसित हो जहाँ कोई एक नाभीय बिंदु या रेखा गांव के रूप में एक छोर पर स्थित होती है, और यह जो बिंदु होता है ये तालाब, नदी तट, सड़क, उद्यान, मंदिर कोई भी हो सकता है। तो इसके प्रतिरूप से डेल्टाई भागों में सामान्यतः रूप से पाया जाता है, जहाँ बस्तियाँ डेल्टा के पंखाकार संरूपण का अनुसरण करती है। जैसे हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में ऐसी बस्तियाँ पाई जाती हैं, और इसमें आपके पंखे में जैसे आपकी बीच में मोटर लगती है और 3 या 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, उसी तरह से इसमें सेंटर में कोई एक स्थान करके 3 या 4 दिशाओं में गांव बसाया जाता है। अब है आपका परिशिक्षित बस्तियाँ। इन्हें विलगित यानी विलग हुई बस्तियों के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं वो छोटे आकार की बस्तियों में देखने को मिलते हैं, जिनमें एक पल्ली यानी 2 से 7 झोंपड़ी लगभग, और पल्ली एक विशाल क्षेत्र में यदि फैली होगी तो वैसे ही अलग अलग दिखाई दे रही होंगी कि पल्ली भी कह रहे हैं, और फिर 7 घर बहुत दूर दूर स्थिति में बने हुए हैं या 10 घर बहुत दूर दूर स्थिति में बने हुए हैं। तो वो जो एरिया है वो विलगित, अलग अलग या बिखरा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की बस्तियां जो हैं पहाड़ियों में। अब अगर आप पहाड़ों पे कभी आपको मौका मिले तो आप जाएंगे, तो पहाड़ों पे जब भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे 1 या 2 घर, फिर बहुत दूर तक कोई और घर नहीं होता, फिर 1 या 2 घर किसी पहाड़ी की एक कोने पे बने होते हैं, फिर बहुत दूर दूर तक कोई घर नहीं होता। तो ये इंसान उनकी जैसे सुविधाजनक की उनकी छोटी छोटी वहाँ ज़मीनें हैं, छोटा छोटा उनका ज़मीन का जो हिस्सा है उसमें वो सेब और बनाशपति और कीवी और इसके बाग लगाते हैं। तो इन लोगों को वहाँ जहाँ इनके बाग होते हैं ये उसी स्थान पर अपना घर भी बना लेते हैं। तो सामान्यतः जो विलगित बस्तियाँ देखने को मिलती है वो समतल एरिया में, जो जहाँ पर उपजाऊ भूमि बेहतर है वहाँ नहीं मिलेंगी। ये या तो मिलेंगी मरुस्थलीय एरिया में, जो मरुस्थलीय एरिया में बहुत दूर दूर तक बस्ती नहीं होती, वहाँ कोई 2 या 4 घर इकट्ठे होके अपने आपस के रिश्तेदार मिलके एक घर बना लेते हैं और वहाँ 5-7 घर एक साथ रहते हैं। ऐसे ही पहाड़ों में मिलेगी। तो इस तरह की बस्तियाँ जो हैं आपको जनजातीय क्षेत्रों में मिलेगी, और जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल का पहाड़ी इलाका, और इन बस्तियों में जो विशेषता होती है वो वही कृषि कार्य प्रमुख होते हैं। कृषि भूमि के कारण लोग एक दूसरे से दूर दूर घर बनाते हैं। ये उत्तराखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में आपको ऐसे बहुत देखने को मिलेंगे। और अगर हम पूर्णतः जो आकारहीन परिशिष्ट देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मालवा, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि में भी आपको ये देखने को मिलेगी। राजस्थान में प्रमुखतः आपको जैसलमेर और बाड़मेर में ऐसे गुच्छ पुंज मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक। अब ग्रामीण बस्तियां कहाँ बसी हुई होती हैं और उनके क्या क्या महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसके कारण से वहाँ पर घर बसे हैं। तो सबसे पहले भौतिक कारक की बात करें तो भौतिक कारक में उच्चावच, यानी अगर आपकी भूमि समतल है, मकान बनाने योग्य है, तभी तो आप वहाँ मकान बनाएंगे। तो पहाड़ों में भी आप देखेंगे कि मकान जो बनाए जाते हैं वो उस प्रॉपर उस भूमि एक समतल पार्ट जहाँ पठार की तरह प्लेन पार्ट जहाँ उनको मिलता है वहीं उनका घर होता है, ढाल जहाँ लगभग नहीं होता है। और इसके अलावा आपको देखेंगे ऊंचाई, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे आपके साधनों की कमी होती चली जाएगी, और साधन जो है वो जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर घर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे के स्थान पर मिलेंगे जहाँ से पैदल पैदल चलकर इंसान अपनी सुविधाओं का सामान खरीद सके, क्योंकि पहाड़ों पर हर जगह यातायात के साधन भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर
जो लोग हैं वो इस तरह से घर बनाते हैं कि वो उतर कर या चढ़ कर किसी पर्टिकुलर बाज़ार में पहुंच सकें और अपने जीवन यापन की सुविधाओं के। फिर उसके बाद मृदा सामर्थ्य से तात्पर्य है मृदा की उपजाऊता, यानी मिट्टी वहाँ पर कितनी उपजाऊ है और कितना कृषि उत्पादन आपको मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या अधिकांशतः जो है वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है कृषि आधारित इकोनॉमी पर निर्भर है। तो भारत में अधिकांशतः शहरों के स्थान पर गांव की संख्या अधिक है और गांव में जो लोग हैं उनका व्यवसाय भी प्रमुखतः कृषि ही है। अब कृषि जब व्यवसाय होगा तो मिट्टी उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है। तो आपके उत्तर भारत का मैदान यदि आप देखेंगे तो सर्वाधिक सघन बसा हुआ एरिया आपको दिखता है, क्योंकि वहाँ पर गंगा यमुना और ये आपके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तीनों का जो एक उत्तर भारत का पूरा मैदान बनता है, उसमें आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये जो पूरा इलाका आ जाता है, कुछ भाग एमपी का, आपका थोड़ा भाग राजस्थान का। तो ये सारे पार्ट जो हैं, इन पार्ट्स में जो प्रवाहित जल है वो जल अपने साथ उपजाऊ मृदा बहा कर लेकर आता है। और उत्तर भारत के मैदान में तो प्रतिवर्ष जो उपजाऊ मिट्टी की एक लेयर है वो गंगा नदी बिछा देती है, उसके कारण वहाँ उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मृदा में जितनी ज़्यादा सामर्थ्य होगी, यानी मृदा जितनी ज़्यादा उपजाऊ होगी, उतना ही आपके वहाँ पर बस्ती, ग्रामीण बस्ती और जनसंख्या का जमाव देखने को मिलेगा। फिर जलवायु में वैसी जलवायु किस तरह की होनी चाहिए? मनुष्य के जीने योग्य जलवायु होनी चाहिए। अधिक ठंड और अधिक गर्मी में ना ही तो फसल हो पाती है और ना ही इंसान के जीवन की आसानी होती है। अधिक गर्मी में भी इंसान रहने में कष्ट महसूस करता है और बहुत अधिक ठंड में भी वो नहीं रह सकता। इसलिए जलवायु यदि अनुकूल होगी तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आराम से व्यक्ति अपना घर बना के रह सकता है। फिर अपवाह तंत्र में आपके पानी की व्यवस्था, फिर भूमिगत जल स्तर की, जैसे यहाँ पर भूमिगत जल स्तर कैसा है, क्योंकि कृषि के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्यूबवेल वगैरह जो गांव में लोग खुदवाते हैं, तो यदि बहुत गहरे लेवल पर पानी है तो फिर उनके कृषि कार्य प्रभावित होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि बहुत सारी तो मानसून पे ही निर्भर है और जो आपके पारंपरिक कृषि ही हम लोग अभी तक करते हैं। अभी व्यापारिक और तकनीकी कृषि हमारे यहाँ कम होती है। अभी भी किसान नई तकनीकों को अपनाने से डरते हैं। अब लगातार वो ग्रामीण लोग जो हैं वो नई तकनीक से जुड़ने लगे हैं। तो इसमें सोलर ऊर्जा प्लस आपका वाटर हार्वेस्टिंग, जल को नियोजन करना, कैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करके कृषि कार्यों में उपयोग में लेना, इस तरह की चीज़ें किसान सीख रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये स्थिति बढ़ती चली जाएगी तो हमारे यहाँ का जब किसान सभी आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में आ जाएंगे तो ग्रामीण परिवेश में रहना भी उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर सारी सुविधाएं उन्हें वहाँ उपलब्ध होगी। और ये जो मूवमेंट है ग्रामीण इलाकों से नगरीय इलाकों की तरफ, वो सब लगभग समाप्त हो जाएगा। अब आपके इसमें आता है जैसे राजस्थान शुष्क क्षेत्रों में जल एक निर्णायक कारण है। यानी हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या आपको देखने को मिलती है जैसलमेर, बाड़मेर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त जल जीवन जीने के लिए आपको उपलब्ध नहीं होता। फिर आपके जो आवास गृह जलाशय कुओं के निकट होते हैं। फिर बस्ती की संयुक्तता, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर होंगे वहाँ पानी की उपलब्धता होगी, वहीं होंगे। फिर आपके कुछ सांस्कृतिक और जातीय कारण भी हैं। तो इनके अंतर्गत जैसे जाति, जनजाति, समुदाय, धर्म, इन सब
का भी प्रभाव ग्रामीण बस्तियां बसने में पड़ता है। मुख्यतः एक ही धर्म के लोग बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं और रहना पसंद करते हैं बजाय अन्य धर्म को मानने के लिए। उसी प्रकार से किसी विशेष जाति के घर भी एक स्थान पर मिलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गाँव में अधिकांशतः आप देखेंगे कि प्रत्येक जाति अपने आसपास, अपनी ही जाति के आसपास घर बनाना पसंद करती है और इकट्ठा समूह में रहना पसंद करती है। इसके अलावा आपके आप देखेंगे यहाँ के ग्रामीण व्यवस्था में जातिगत आधार पर, तो आप देखेंगे कि जो भारत में सामान्यतः जो भूस्वामी होते हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं, वो सब सेंटर में रहते हैं। जो व्यवसाय करते हैं या जिनकी ज़मीनों पर वो दूसरों से काम करवाते हैं, और जो उनके सेवक वाली स्थिति की जातियां हैं या जो निम्न जातियां जो होती हैं, जो उनकी कार्य करती हैं उनके खेतों में या उनके यहाँ नौकर की तरह कार्य करती है, वो सब गांव की परिधि के बाहर की तरफ बसी हुई दिखाई देती है। उनका सामाजिक स्तर अलग तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें ऐतिहासिक कारण भी है कि जब पहले आक्रमण और उससे आक्रमणों से सुरक्षा की चिंताएं जो होती थी, तो उसके कारण जो उत्तरी भारत में है वो मैदानों में केंद्रीय बस्तियों के रूप में आपको गाँव को बसाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया और गांव जो है वो केंद्रीय स्थिति में ही बसे। अब भारत में ग्रामीण जनसंख्या की क्या स्थिति है? वैसे तो 2020 आ चुका है, तो जनगणना का आधार अब बदल चुका है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जनसंख्या जो है वो हर 10 साल में काउंट होती है, आंकड़े तभी पब्लिश किए जाते हैं। तो ये 2011 के जो आंकड़े थे उसमें भारत में 6,40,930 गांव थे, जो 2000 के मुकाबले 2,342 अधिक थे। अब देश की जो कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का था, यह 2011 के दशक में कुछ 90 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में 18.6%, बिहार में 11.1%, पश्चिम बंगाल में 7.5% के साथ देश के प्रमुख जो ग्रामीण जनसंख्या है या हिस्सेदारी वाले राज्य हैं, जबकि सिक्किम, मिज़ोरम, गोवा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी वाले राज्य हैं। इनमें प्रत्येक की भागीदारी 0.1 प्रतिशत के लगभग है। 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है वो मेघालय, बिहार में देखी गई है, और केरल, गोवा, नागालैंड, सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब इसका कारण ये नहीं है कि ग्रामीण जनसंख्या कहीं बाहर चली गई या ग्रामीण सुविधाएं, उन्होंने अपने ग्रामीण परिवेश को ही शहरों की तरह परिवर्तित कर लिया है। कुछ स्थानों पर उनके जो ग्रामीण परिवेश थे उसी में ही तकनीकी कृषि करके, सोलर ऊर्जा का उपयोग करके, वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करके उन लोगों ने अपने गांव को ही शहरों की तरह बना लिया है। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या के आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं और शहरी जनसंख्या की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुल मिला के भारत के यदि हम ग्रामीण परिवेश की बात करें तो भारत के गाँवों की जो बसावट है वो गोलाकार, आयताकार ज़्यादा मिलती है। चतुर्भुजाकार या कह लीजिए कि चौकोर जो होते हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। अधिकांशतः किसी सड़क के किनारे या नदी के किनारे बसे हुए गांव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जहां सुविधाएं उपलब्ध है वहां ग्रामीण विकास भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। गांव में भी विकास की दर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
उसके विपरीत जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जहाँ अभी तक भी लाइट और आपके जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं, ऐसे गांवों की संख्या भी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं, प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंच पाई हैं। कोशिश भारतीय सरकार करती है जो भी आती हैं, लेकिन सबको कवर करना अभी तक संभव नहीं हुआ है। धीरे धीरे भारत भी अपने ग्रामीण उससे विकास की ओर बढ़ रहा है। कई स्थानों पर बहुत अधिक विकास देखने को मिलता है कृषि कार्यों में। और जहाँ पानी उपलब्ध होता है, जैसे आप अब गंगानगर एरिया को देखेंगे राजस्थान में, तो पहले वहाँ टीले हुआ करते थे और आज वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर आ जाने से हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है। और पंजाब के कृषकों से सीखकर या पंजाब के कृषकों को देखकर राजस्थान के कृषक भी बहुत काफ़ी कुछ तकनीकों के साथ कृषि कर रहे हैं। तो ये आज आपका ग्रामीण दिवस का जो टॉपिक है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। इसमें अब आपको कोई भी परेशानी हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।